नाज़रीन आदाब, इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है क़वानीन इमलाक। नाज़रीन, ज़मीन और जायदाद का पेचीदा मसला इतना पेचीदा हो जाता है कि इसमें रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। कई मरतबा किराएदारी इतनी लंबी खिंच जाती है कि अगर मकान मालिक को मकान की ज़रूरत है लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ किराएदार को भी कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कई तरह की पेचीदगियाँ हैं ज़मीन जायदाद के मसले में, लेकिन कानून क्या कहता है, कानून की नज़र में क्या है हक़, और उन हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हो सकता है। नाज़रीन, ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त में कई तरह के मसाइल आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। और ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि रजिस्ट्री क्या हुआ करती है, उससे जुड़े कागज़ात कौन से होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है, और साथ ही साथ सेल डीड क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। आइए नाज़रीन, इन मौज़ूआत पर जानते हैं और तफसील से। मकान, दुकान और ज़मीन जैसी गैर मनकूला इमलाक यानी रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त के लिए एक अलग खुसूसी कवानीन हैं। इमलाक की खरीदो फरोख्त में आम तौर पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की शर्तें नाफिज होती हैं। गैर मनकूला इमलाक की खरीदो फरोख्त दो पार्टियों के दरमियान हुए मुआहदे बराए फरोख्ती यानी सेल एग्रीमेंट पर मबनी होती है। सेल एग्रीमेंट के बाद इमलाक फरोख्त करने की सेल डीड होती है। सेल एग्रीमेंट और सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इनका रजिस्ट्रेशन लाजमी है। किसी भी गैर मनकूला इमलाक की फरोख्तगी पर सरकारी स्टैम्प ड्यूटी लेती है। स्टैम्प ड्यूटी या स्टैम्प फीस इस हल्के के सरकारी रेट की बुनियाद पर तय होता है। इमलाक की रजिस्ट्री सर्कल रेट से कम कीमत पर नहीं कराई जा सकती। ऐसा अगर हुआ तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। सर्कल रेट से कम कीमत की स्टैम्प ड्यूटी जुर्म है। इमलाक खरीदने वाले को मालूम होना चाहिए कि कानून कोई भी इमलाक सिर्फ सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। फैमिली के अंदर जो सेटलमेंट होता है आपस में, उस सेटलमेंट को एमओयू कहते हैं या आप उसको सेटलमेंट भी कह सकते हैं। उस केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर से आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सेल की कंडीशन में सेल का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। इसलिए कि लॉ है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो और उसको आप बेच रहे हैं तो अपने हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इमलाक की कानूनी ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड होना जरूरी है। सेल डीड होने के बाद आमदनी पर रिकॉर्ड में तब्दीली करने के खरीदने वाले को इमलाक अपने नाम दर्ज कराना होता है। इस काम को दाखिले खारिज कहा जाता है। इसके पूरे होने के बाद इमलाक आमदनी रिकॉर्ड में खरीदने वाले के नाम दर्ज हो जाती है। तो नाज़रीन, आपने जाना कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल डीड क्या होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, किन मराहिल से गुजरना होता है, ज़मीन जायदाद से जुड़े कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं और उन मसाइल का हल क्या है कानून की रोशनी में। नाज़रीन, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में कई सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बंटवारे में किस तरह के उसूल और ज़ाब्तों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कानून क्या कहता है और कानून इसमें किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम करता है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब जाने माने माहिर कानून जनाब राजीव सक्सेना से गुफ्तगू के तहत। आइए देखते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हुकूक़ इमलाक पर, और हमारे साथ इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत ही मोतबर और मारूफ़ एडवोकेट राजीव सक्सेना साहब मौजूद हैं। आपका खैर मकदम है। सक्सेना साहब, मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनकी कानूनी हैसियत क्या है और इसको किस तरीके से अमल में लाया जा सकता है? आमतौर पे देखा यह गया है कि जब किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री के बाद कुछ लोगों के क्लेम्स आ जाते हैं। उस दौरान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात यह होती है कि असली ओनर से आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है या नहीं। जो जायदाद है
वो किस नौयत की है, क्या वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आई है या इनहेरिटेंस के अंदर आई है या किसी गिफ्ट की तरीके से आई है। और उन सब मसलों को देखने के लिए प्रॉपर्टी की जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग गलती क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर की बातों में आ करके 2-4 कागज़ देखते हैं, अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड कॉपीज़ देखते हैं और प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं और वहीं से मसला शुरू हो जाता है। जहां आपने थोड़ी सी कोताही करी अपने हकूक़ों को जानने के लिए या उस प्रॉपर्टी की असलियत को जानने के लिए और आप फंस गए। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट में या कहीं पे कहीं उसका बदलाव में कोई प्रॉपर्टी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी ड्यू डिलिजेंस करा लें। सक्सेना साहब, आपने यकीनन बड़ी अच्छी बात बताई कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसमें कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के वक्त जिन बातों का आपने कहा ख्याल रखे, एक आम आदमी को मालूम नहीं होता कि वो किन किन बातों का ख्याल रखे। तो ऐसे में किन अथॉरिटी से, किन इदारे से हमें रब्ता कायम करना चाहिए ताकि हमें सही मशवरा मिल सके और हम अपनी ज़मीन और जायदाद मकान लेने में किसी किस्म की गलत फहमी न हो और ना ही गलत हाथों में। देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उससे सारे कागजात उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो पूरी हिस्ट्री है प्रॉपर्टी की, वो ज़रूर मांग लें। अभी आपने जैसे सवाल किया कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, तो देखिए दिल्ली जैसे शहर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा कर के सारे जितने भी कानूनी दस्तावेज़ हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं। वहाँ पर फ़ीस होती है उनकी, फ़ीस देने के बाद आप जाएंगे, आपकी बाकायदा फ़ोटोग्राफी होती है, आपके सिग्नेचर्स होते हैं वहाँ पे, जो विटनेसेस होती हैं वो सब जाते हैं। तो बहुत हद तक किसी भी प्रकार के फ्रॉड को बचाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ ज़रूरी माना गया है। सक्सेना साहब, हम अक्सर जब घरेलू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो विल जैसे वसीयत जैसी चीज़ें सामने आती हैं, तो ये क्या चीज़ होती है, इसको आम जिंदगी में कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, आप अगर प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपके खुद मुख्तार आपने खुद प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, ख़रीदी है, वसीयत के तौर पे आपके पास आई है, एक लेगेसी के अंदर आपके पास आई है, हेरिडिटी आई है, उन सब हालात के अंदर आप जब एक वाहिद मालिक एक प्रॉपर्टी के बनते हैं तो आपको एक उसके अंदर राइट मिलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से आगे बांटें। उसके लिए ज़रूरी ये होता है आम तौर पे, या तो आप अपने ज़िंदा रहते हुए उसको बाय गिफ्ट ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने वारिसान के अंदर, अपनी फैमिली के मेंबर्स के अंदर। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ टाइम के अंदर उसको बांटना नहीं चाहते, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करना चाहते, तो आप एक अपनी वसीयत कर देते हैं। वसीयत के अंदर आम तौर पे लोगों का वहम ये रहता है कि अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी पावर नहीं है। ऐसा नहीं। अगर वसीयत रजिस्टर्ड है और उसी के साथ साथ कोई आदमी एक अनरजिस्टर्ड वसीयत लेकर के आ जाता है, कोई शेयर होल्डर, कोई वारिस या कोई एक थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड विल लेके आ जाती है, तो कोर्ट के सामने हमेशा जो पड़ला एक रजिस्टर्ड विल का होता है वो भारी रहता है। और उसके अंदर जो नौयत होती है गिफ्ट की या जो वसीयत के बाद बिक्वेस्ट की, जो वसीयत से आगे देते हैं, प्रॉपर्टी को वारिसान के अंदर बांट रहे हैं या एक थर्ड पार्टी को बांट रहे हैं, तो एक इंटेंशन देने वाले की, जो वाहिद मालिक है प्रॉपर्टी का, उसकी साफ नज़र आती है। इसलिए वसीयत की बेसिस के ऊपर अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है तो जो वारिसान हैं, या तो अगर उसमें एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है तो एग्जीक्यूटर का फ़र्ज़ बनता है कि वो जा कर के उस वसीयत को प्रोबेट कराए और प्रोबेट करा करके जो वारिसान हैं उनमें बंटवा दे। अगर उसके अंदर कोई एग्जीक्यूटर नहीं है तो कोई भी लीगल एयर या कोई भी बेनिफिशियरी जिसके पास वसीयत है या जिसको वसीयत की नॉलेज है, उस वसीयत की बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांग सकता है या कोर्ट में जा कर के प्रोबेट फाइल कर सकता है और उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी का आगे बंटवारा हो सकता है। सक्सेना साहब, ख़वातीन के हुकूक़ की हम बहुत बातें करते हैं, हमारे माशरे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन जब उनके हुकूक़ देने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हटते हैं। आज एक नया कानून बना है ख़ासतौर से घरेलू प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि औरतें अपने हक़ को लेने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करती है, सोचती हैं भाई है मेरा, इससे कैसे हम कहें और कोर्ट कैसे जाएं, अदालत कैसे जाएं। ये एक अपनी हिंदुस्तान का कल्चर भी है, तहजीब भी रही है। तो इससे आज़ादी कैसे मिले और औरतें कैसे अपना हक़ मांगें?
देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि कल्चर से आज़ादी मिले, और मेरा अपना मानना ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये सोच है, क्योंकि जब से ये अमेंडमेंट आई है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं खुद ये फील करता हूँ कि जब से ये अमेंडमेंट आई है, तो जो हमारे फैमिली के अंदर, जो हमारे ख़ानदानों के अंदर एक बंधाव था, उसमें कहीं ना कहीं एक ढील आई है। और जब से हमारा एक मेल डोमिनेटेड कल्चर रहा है हमेशा से, हम स्त्री को माता कहते हैं, बहन कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है, जहाँ उनको शेयर देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमने शादी में इतना दे दिया है, और जितना मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो तो मैंने शादी में उसको, बेटी को अपना पूरा कर दिया या बहन को पूरा कर दिया, तो अब किस बात का राइट है। इसी मेंटालिटी को दिमाग में रखते हुए, मानसिकता को दिमाग में रखते हुए सरकार ने सोच समझ करके एक अमेंडमेंट लेके आए, और उस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर ख़वातीनों के अंदर ये राइट वेस्ट किया। तो मेरा मानना ये है कि यस, जहाँ तक सवाल है, इमोशनल एक अटैचमेंट होता है, और औरतों के अंदर, महिलाओं के अंदर, ख़वातीनों के अंदर ये एक बड़ा इनबॉर्न अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो एक हिचक है। लेकिन उस हिचक को जब कानूनी दायरे में देखेंगे, तो मैं मानता हूं कि आज क्योंकि वो एक फैसिलिटी उनको मिल गई है कानूनी तौर के ऊपर, तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं, बहुत सारी पिटीशंस आगे आ गई हैं, काफ़ी केसेस अब पार्टीशन के आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, जहां पे ख़वातीनों की तरफ से दरख्वास्त आती है कोर्टों के अंदर, और कोर्टें सुनती हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से और प्रोग्रामों के ज़रिए से, तो लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक जागरूकता आएगी, और ये मानसिकता थोड़ी पलटेगी। अब छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, पहले ज़माने में 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, अभी 2-2 बच्चों की फैमिलीज़ हो गई हैं। तो आपस में भाई बहनों के बीच में भी ये रहता है कि भाई चलो, अगर पार्टीशन है और हम आपस में मिल बैठ के रह रहे हैं, तो अच्छा है कि अगर शेयर बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं वो सोच पलट रही है, पलटनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि और उसको आसान करने के लिए आपके जैसे प्रोग्राम अगर होते रहें, लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे, तो आगे आने वाले समय में थोड़ी आसानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे अपने हकूक़ों को लेने के लिए। सक्सेना साहब, आपने कई सवालों के जवाब दिए। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए, क्या कदम उठाए गए हैं जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलतें पैदा हों, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर के? देखिए, आम तौर पे मेरा मानना यह है कि आज की तारीख के अंदर सरकार का पूरा एक नज़रिया जो है वो पलट रहा है, और उनकी कोशिश पूरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को आज कंप्यूटराइज, डिजिटाइजेशन में डाल दिया जाए, जिससे कि एक क्लिक ऑफ फिंगर से आपको पूरी प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज मिल जाए। अगर आप कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, या प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको कंप्यूटर पे अभी मिल नहीं रही हैं इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर पे, तो आप जाके किसी को भी, किसी वकील को करके, किसी वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं, किसी को भी एंगेज करके वहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में आप जान सकते हैं। और मेरा मानना ये ज़रूर है कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदें तो केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर विश्वास करके ना करें, क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने का होता है। आपको क्या हकूक़ उसमें आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ है, सिक्योर्ड है, नहीं है, उनका बहुत तौर के ऊपर आम तौर पे प्रॉपर्टी डीलर्स का विश्वास कम से कम मेरे को नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपको एज एक जागरूक नागरिक होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं, इन सब चीज़ों को चेक करें, और उसके बाद जब आप मुतमईन हो जाएं कि ये प्रॉपर्टी साफ़ है और आपके हकूक़, आपका पैसा जो आप लगा रहे हैं वो सेफ़ रहेगा, और आपको पूरी तरह से आपके हकूक़ मिल रहे हैं, तभी वो प्रॉपर्टी खरीदें। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। सक्सेना साहब, आज बैंकों की मदाखलत हमारी ज़िंदगी में बढ़ गई है। वो हर तरीक़े के कर्ज़ हमें देते हैं, और ख़ास तौर से मकान के लिए हम कर्ज़ लेते भी हैं और वो देते भी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो मकान मेरे नाम नहीं होता है, बल्कि वो बैंक के नाम होता है। तो इस मामले में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आम तौर पे देखा जाता है कि लोग लोन लेने के बाद भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है या नहीं हो गई। अगर एक भी इंस्टॉलमेंट आपकी मिस हो जाती है, तो जो बहुत छोटे मोटे बैंक लोन दे रहे हैं आपको, उनकी मंशा यही रहती है कि आपको बिना बताए वो लोन चलाते रहें, और किसी भी स्टेज पे ला करके, क्योंकि उनका एक क्लॉज होता है कि अगर आपकी
एक या दो से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट मिस हो गई हैं तो आपका पूरा लोन अमाउंट ड्यू हो जाता है। तो अचानक से आपको पता चलता है कि एक नोटिस आपको पास आ गया कि क्योंकि आपने ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, लिहाजा आपका मकान हम ले रहे हैं या आपके मकान की कुर्की कर दी जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की है कि जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो लगातार आप उसको फॉलो अप करें, उसको ध्यान में रखें कि आपने कब कब पेमेंट किया, कितना कितना पेमेंट किया, और अपने बैंक से उसको चेक कराते रहें। सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कई अहम सवालों के बड़े अच्छे जवाबात दिए, और नाजरीन हमें यकीन है कि राजीव सक्सेना जी ने जो जवाबात दिए हैं उससे आप मुतमईन होंगे, और आप अब जब भी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, मकान ख़रीदेंगे या कोई ऐसे मसाइल होंगे, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको फ़ायदा पहुँचेगा और आप बहुत कामयाबी के साथ अपना काम अंजाम दे सकेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात के तो हमें जवाब मिल चुके हैं। ज़मीन जायदाद से जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हल हम कानून की रोशनी में तलाश कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारे कानून की जानकारी बाकी है, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि न सिर्फ हम बल्कि कानून के तालिबे इल्मों को भी उनके जवाब चाहिए। तो आइए जानते हैं कि तालिबे इल्मों के जवाब किस तरह से दे रहे हैं माहिर कानून रूबरू में। मेरा नाम समीरा खान है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ लॉ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या वकील जो कि खुद प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं या फिर किराएदार होते हैं, ऐसे में उनका केस लड़ने के तरीके पे कोई फ़र्क पड़ता है? लॉ तो सबके लिए ही बराबर हैं। अगर कोई वकील है, यहाँ तक कि अगर जज भी है, तो कानून का इतलाक़ तो उसको वही होगा, वो किराएदार है या जो भी प्रॉपर्टी होल्डर है, उसके राइट्स वही रहेंगे जो एक आम आदमी के होते हैं। कानून में एक बात कही जाती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कानून तो सबको ही जानना चाहिए, और अगर कोई वकील किसी काम के अंदर, किसी मुकदमे के अंदर खुद है, तो बस इतनी आसानी उसके लिए हो सकती है कि वो पैरोकारी बहुत आसानी के साथ कर सकता है, अपने केस की पैरवी कर सकता है। लेकिन कानून और कानून की नज़र में, अदलिया की नज़र में सब बराबर होते हैं, और इंसाफ उसी को मिलेगा जो हक़ पर होगा। मेरा नाम सैयद नुसरत गिलानी है और मैं BA LLB ऑनर्स कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया, सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या एक वकील को काम सीखने के लिए, बल्कि कानून सीखने के लिए ज़रूरी है कि वो सीनियर वकीलों के साथ काम करे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी तक जो लॉ की एजुकेशन थी वो ज़्यादातर, मैडम बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी, आप लॉ डिपार्टमेंट में हैं, कि वो सिर्फ जो है क्लासेस तक ही महदूद रहती थी। लेकिन काफ़ी अरसे से बार काउंसिल ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। लीगल प्रोफेशन में ये बहुत बड़ा एक लेक्यूना था कि कंपैरेटिवली मेडिकल एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन के वो उसके साथ साथ, जैसे मेडिकल एजुकेशन में होता है कि क्लासेस के साथ साथ हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल काफ़ी एक्सपीरियंसेस के लिए स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। लेकिन लीगल एजुकेशन में ये एक मसला था कि लॉ करने के बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती थी, और वो कोर्ट में जाने के बाद एक खड़ा हो जाता था कि उसको किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है, बावजूद इसके कि वो सारे लॉ को पढ़ता हुआ आता था 3 साल या 5 साल के अंदर। लेकिन अब बार काउंसिल ने काफ़ी इस किस्म के इक़दाम उठाए हैं, काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए इंटर्नशिप भी एक ज़रूरी कर दी गई है, और जहाँ तक प्रैक्टिकल नॉलेज का ताल्लुक़ है तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, सीनियर के साथ हो या इसके अलावा भी हो। लेकिन एडवोकेट्स एक्ट जो है या बार काउंसिल जो है, कोई भी शख्स जिसने के लॉ कर लिया है और वो एक मरतबा वो रजिस्टर्ड हो गया है एज ए लॉयर, तो वो प्रैक्टिस करने का तो हकदार रहता है। लेकिन अपने तजुर्बे के लिए वो किसी सीनियर के साथ करे या बार काउंसिल के जो नॉर्म्स हैं इसके लिए उसको इंटर्नशिप करे, इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना उसके लाजमी है। मेरा सवाल है कि क्या कोर्ट में प्रॉपर्टी के केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा होती है? प्रॉपर्टी के केसेस की तादाद ज़्यादा होने के लिए ही उसके अलग से सिविल कोर्ट्स होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ के अलावा और जितने भी सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में इस किस्म का बिलखुसूस लोअर कोर्ट में क्लासिफिकेशन है। और सिविल ये तो सब डाटाज ही बता सकते हैं कि कितने डाटाज होंगे जो गवर्नमेंट के डाटाज हैं कि सिविल के, क्रिमिनल के और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो केसेस हैं। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के केसेस जो हैं, सिविल केसेस की तादाद जनरली जो है कुछ तजावुज़ करती है, ज़्यादा होती है।
ये बात सही है कि हिंदुस्तान की कोर्ट्स के अंदर सिविल केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिविल केसेस के लिए कोर्ट्स के अंदर टाइम बहुत लगता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मामला होता है, इसीलिए पेंडेंसी बढ़ती चली जाती है और अब इसके लिए अदालतें नई हिकमत अमली की तरफ काम कर रही हैं। तो नाज़रीन, रूबरू के तहत आपने देखा कि किस तरह से माहिर कानून जवाब दे रहे थे कानून के तालिबे इल्मों के सवालात के, जिनका ताल्लुक़ था ज़मीन जायदाद से। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में हमने देखा और जाना कि किस तरह से ज़मीन जायदाद के पेचीदा मसले आसान हो सकते हैं कानून की नज़र में, कानून के दायरे में रहते हुए, और ये भी जाना कि वालिद की ज़मीन जायदाद में किस तरह से बेटियों का हक़ भी हुआ करता है। यानी ज़मीन जायदाद से मुतालिक़ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के कानूनों को देखा, जाना और महसूस किया, और यकीनन ये हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो नाज़रीन, ये था इंसाफ का दरवाज़ा का आज का शुमारा। आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें।